चले, आई होप यू गाइज हैव रेड प्रॉब्लम नंबर 2। तो यार मुझे एक बार थोड़ा सा बताओ प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या क्या दे रखा है। So basic salary is ओके, सो आपको बेसिक सैलरी दे रखा है कितना, 5000 पर मंथ। yes, ओके, और क्या दे 30 रखा है, डियरनेस 30 अलाउंस 100%. 100% ऑफ बेसिक सैलरी, जिसमें से 50% फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना। Yes, sir. ओके, और बताओ। HRA of 3000 per month, एच आर ए इज़ 3000 पर मंथ, which was increased to 3500 from 1st January 22. मतलब 3500 हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ओके, गुड इनफ। दैट मीन्स मेरा अभी तक दो टाइम पीरियड है, वन इज 1 अप्रैल से 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी से 31 मार्च, राइट। Yes, sir. राइट, ओके, चलो उसके The बाद में। हाँ, salary was also increased by 500 ओके, from 1st सैलरी February. में 500 का इंक्रीमेंट आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2022। मतलब अब मेरे पास में तीन टाइमलाइन आ गया, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, जनवरी 22 एंड फेबररी एंड मार्च 22, है ना। Yes, sir. राइट, चलो इसके बाद में और क्या बताया है क्वेश्चन में। Of rent, ओके, हमें रेंट के बारे में बताया है दैट वो अप्रैल में अपने पेरेंट्स के हाउस में रहा है। ओके, जून से अक्टूबर वो गाज़ियाबाद में रहा है ना। ही हैज स्टेड इन गाज़ियाबाद वेयर द रेंट वाज हाउ मच, 3000 पर मंथ। ओके, तो मतलब इसका मतलब मेरे पास अब टाइमलाइन बहुत सारे बढ़ गए हैं। सो यू कैन सी द फर्स्ट टाइमलाइन विल बी अप्रैल में, सेकेंड टाइमलाइन विल बी जून टू अक्टूबर, देन इट विल बी नवंबर दिसंबर, देन जनवरी एंड फेबररी मार्च, है ना। राइट रिद्धि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। no, sir. ओके, आई हैव बीन आस्क्ड टू टेल द ग्रॉस सैलरी, मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है। ओके, एंड ग्रॉस सैलरी निकालते वक्त मुझे ये बताना है इफ़ ही हैज़ ऑप्टेड फॉर 115 BSc एंड सेकेंड इज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। सो द कंटेंट्स ऑफ द क्वेश्चन आर क्लियर टू एवरीवन। तो इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ क्या लिखने वाले हैं सर, हम सीधा सीधा यहाँ पर कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। दैट इज़ माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ठीक है सर, इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स आ जाएंगे सर, इसमें हमारे पास दो कॉलम्स आ जाएंगे, वन ऑप्टेड फॉर 115 BSc एंड द अदर वन इज नॉट ऑप्टेड फॉर, है ना। ऑप्टेड फॉर 115 BSc and not opted for 115 BSc। Am I correct? यही दो फॉर्म, यही दो बनेंगे and you have particulars out here. I hope the first table is clear। क्या हमने टेबल बनाया सर, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बेसिक सैलरी। सो यू कैन सी बेसिक सैलरी कितना था सर, बेसिक सैलरी वाज 5000 फॉर 10 months and then 5500 for 2 months। So this is going to be 50,000 and this is going to be 11,000। That means total में I have a salary of 61,000 for both the cases। I hope it's clear, कोई problem नहीं है। I hope it's clear, कोई problem नहीं है। Yes, sir. Right? Next हमें बोलता है DA, डियरनेस अलाउंस। राइट, डियरनेस अलाउंस। सर डियरनेस अलाउंस हमें बता रखा है 100%।
दैट मीन्स 61,000 61,000। सर नेक्स्ट हमें बताता है HRA। सर HRA में हमारे पास आएगा एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड, है ना। सर यहाँ पर तो हम ऑप्टेड फॉर BAC में तो एक्चुअल लिख सकते हैं, दैट वुड बी 3,000, दैट वुड बी 3,000 इंटू 9 प्लस 3,500 इंटू 3, so which will come out to be how much? $37,500। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सर आप देख सकते हो पहले वाले का तो आंसर आ भी गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। पहले वाले का तो ग्रॉस सैलरी आ भी गया, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन तो है ही नहीं। इफ़ यू हैव नॉट ऑप्टेड, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, at that time there will be no exemption, so that means 61,000 plus 61,000 plus 37,500, that means 159,500 will be your gross salary। जल्दी बता रहे हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट आंसर शुड बी वेरी क्लियर। सर सेकंड वाले में हमें एग्जेम्पशन माइनस करना पड़ेगा, 37,500 माइनस एग्जेम्पशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी फाइनल ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। जल्दी बता दें, इस टेबल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये जो हमने फर्स्ट टेबल बनाया है, मेहर, सिद्धि, अयान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल्स वेल। चलिए अब हमें बस यहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड HRA कैलकुलेट करना है, तो हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सीधा सीधा वर्किंग नोट कैलकुलेट कर देते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जैसे ही एग्जेम्प्टेड HRA मिल जाएगा, मेरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइम फ्रेम, दैट विल बी अप्रैल मई 2021। सर द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA will be nil as he is staying with his parents। सर सेकेंड पॉइंट में बताइए, एग्जेम्प्टेड नेक्स्ट पीरियड कौन सा होगा बेटा? जून टू अक्टूबर 2021। सो यू कैन सी हियर मेरा सबसे पहला 3 आइटम्स, एक तो एक्चुअल, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी। ये मेरी 3 है, इनमें से जो लीस्ट होगा वो हम लेंगे एग्जेम्प्टेड। सर एक्चुअल है 3,000 इंटू हाउ मेनी मंथ्स? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ्स, है ना, दैट इज 15,000। सर द रेंट पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज हाउ मच? 3,000। एंड सर सैलरी यहाँ पर कितना होगा? सर सैलरी होगा 5,000 इंटू 5 प्लस DA 5,000, सॉरी 25,000 का 50%, दैट्स गोइंग टू बी 37,500। जल्दी बता दें, यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम बस इसमें से लीस्ट निकाल लेते हैं।
इसमें से लीस्ट कौन सा आएगा? 11250. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ऑल वेल रिद्धि, आई होप यहाँ तक का कैलकुलेशन क्लियर है बेटा. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन पीरियड कौन सा होगा रिद्धि? Sir, November to March. नवंबर दिसंबर 2021 है ना. अगेन वही 3 एक्चुअल रेंट माइनस 10% एंड अब हो जाएगा 50% सैलरी बिकॉज ही इज स्टेइंग इन दिल्ली. सो एक्चुअल विल बी 3000 into 2. Now the rent becomes 4000 है ना. So 4000 into 2 minus सैलरी क्या हो जाएगा? Salary will be 5000 into 2 plus 10,000 into 50%. So that's going to be 15,000. I hope यहाँ तक क्लियर है. हाँ जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए एग्जेम्प्टेड HRA कितना है? 6000. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर फोर्थ टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास जनवरी 2022. दैट वुड बी एक्चुअल रेंट सर एक्चुअल हो जाएगा अब 3500 इंटू 1. 3500. सर रेंट पेड इज 4000 माइनस 7750 एंड 7500. Jan to March नहीं होगा क्या? सॉरी Jan to March नहीं होगा. मेरा जान टू मार्च हम कैसे ले लेंगे? फेब में भी तो चेंज हुआ है ना, सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है ना. Okay, okay. तो यहाँ So, पर so this is Jan to February. नहीं, दिस इज ओनली जान बिकॉज फेब्रवरी में चेंज हुआ है ना बेटा. दिस इज ओनली फॉर द मंथ ऑफ जान. बट लास्ट जो हम निकालेंगे वो फेब्रवरी मार्च का निकालेंगे. नाउ द सैलरी हैव चेंज्ड if you have noticed. Actual will be 3500 into 2, that is 7000. Rent minus 10%. So rent is 4000 into 2 and 50% salary. Now the salary has become how much? So 5500 into 2 plus 11,000 का 50%. Sir, could you just scroll up? Yeah, just a second. 16,500. I'll just complete and then I'll scroll up. Will that be okay? Yeah, sir, no problem. This is going to be 6350 and my exempted HRA is also going to be 6350. अगर आप देख सकते हैं बेटा मैंने सारे exempted HRAs का टोटल कर लिया. 6350 प्लस 3250 प्लस 6000 प्लस 11250. तो मेरे पास टोटल एग्जेम्प्टेड HRA आ गया 26850. इसको मैंने बस 30 इसमें से माइनस कर दिया. सो आई गॉट माई आंसर 132650. आई होप आई एम क्लियर. कहाँ तक स्क्रॉल करना है, कहाँ से दिखाऊँ?
है सर, वो बस 4th टाइमलाइन देखना था. So you can continue. It's fine. Done. Feb March is done. I hope this question is clear and HRA का topic is clear, beta, how we have done it. Yes, this topic on HRA is very clear now. Yes, sir. Chalo. So can you show the 5th timeline? Yeah. Okay. Done? Yes. Okay, can we move ahead now? Can we move on to the next set of allowances? Okay, post discussing the concepts of HRA. Now we are moving on to the next set of allowances. Sir, Hanji. sir, could you do us a favor and post all these notes on the Google link also? Yeah, I'll do that. Right? I'll do that. Alright, thank you. Yeah. Okay. So you can see I'm already sharing all these pictures in the WhatsApp group, है ना? Yes, sir, but वो थोड़ा ना confusing हो जाता है because it gets deleted. I don't know. So there's something wrong with my phone. I'll what I can do is I can share these pictures on the Google Drive also. हाँ. Yeah, yes, sir. On the same link. Okay. Yes, please. Thank you. Okay. चलिए. इसके बाद में the next allowance that we are talking about here is the second allowance that we are talking about here is children education allowance. Sir, what do you mean by children education allowance? That is, if I have children and I am getting paid for the education of those children. Okay, मेरे बच्चों की education के लिए मुझे allowance मिल रहा है, तो वो जो education का allowance है उसकी बात हो रही है. Sir, it is exempt up to 100 rupees per month per child to a maximum of 2 children. You need to remember here that only I am allowed to this particular allowance only to a maximum of 2 children. So if I have 3 children, then also I will only be allowed an exemption of 2 children. Right? I hope कोई problem नहीं है. You can see the example here. If a company pays 300 per month for education allowance for 3 children, तो आप देख सकते हो एक्चुअल मेरे पास अलाउंस कितना आ रहा है 300 for 12, 300 into 12, 3600. How much am I allowed? 100 for 2 children for a month, for 12 months. That means I am allowed a maximum of 2400. So 1200 will be my taxable allowance. I hope ये clear है, कोई problem नहीं है. So could you please just repeat once? Sorry. So do you mind repeating once? Yeah, I'll please? repeat it once again. मैंने यहाँ पे बोला that children education allowance talks about that when मेरे जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे kids हैं, उनके education के लिए मुझे जो reimbursement मिलता है, तो उसमें reimbursement के लिए मुझे amount जो बताया गया that is 100 rupees per month per child. That means I can get a maximum reduction, maximum allowance that is allowed, exempted, है ना, is 100 rupees per child per month, and I can get this allowance for a maximum of 2 children.
Okay, so if I have 3 or 4 children, right, so I can get the exemption only up to 2 children. That's the thing. So here in example it clearly says that if the company pays 300 per month for the education allowance for 3 children. तो मेरे को 300 per month मिल रहा है for 3 children. Okay, that means the actual amount that I am supposed to, that I am getting from the company is 300 into 12, 3600. What is exempt? 100 into 12 into 2. 100 rupees per child for 12 months. 2400 is exempt. That means 1200 will be taxable, right? Okay, sir. एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे. इफ अ कंपनी pays 50 rupees per month per child for 3 children, the company is paying 50 per month per child per month, है ना? तो आप देख सकते हो what is the actual amount I am receiving. 50 rupees into 12 into 3 rupees. अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा कंपनी मुझे 100 रुपीज़ से कम दे रही है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है अप टू. दैट मीन्स इफ द कंपनी इज पेइंग अ लेसर अमाउंट टू मी, ओनली दैट लेसर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड, बट only to a maximum of 2 children. Sir, if I am getting an allowance only for 1 child, that means exemption will only be given for 1 child. So you need to remember that. But maximum limit they have given, minimum limit they haven't given. I hope I am clear. कोई problem तो नहीं है? Is the case clear? Yes, sir. Now अगर आप 115AC के लिए opt करते हैं, if you are opting for 115 BAC, are you going to get this allowance here? Are you going to get this allowance here? Are you going to get the exemption under this allowance? No, sir. No, because this allowance is not specified under the list that we have stated. Sir, could you just rewind 115 BAC like 115 BAC was the new tax scheme जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है टू अ फ्यू सेट ऑफ पीपल. ठीक है ना? HRA comes under HRA doesn't, even regulation that we did for the HRA previous- का भी exemption 115 BAC में नहीं आता. Okay. Okay, so in the beginning only I think so. In the beginning only I guess maybe you say here. ये रहा. Beta, if an assessee has opted for concessional slab rate of 115 BAC, will not be eligible to claim exemption except, मतलब इन 4 के अलावा और कोई exemption नहीं मिलेगा. तो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, केवल ये 4 अलाउंसेस में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज और किसी अलाउंस में डिडक्शन नहीं मिलेगा. So children education is not stated here, so children education will not, there will be no deduction, है ना? तो आप चाहो तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर सकता हूँ, no exemption if opted for 115 BAC, right? Sir, on a very similar note, I hope यहाँ तक clear है, कोई problem तो नहीं है? I hope यहाँ तक clear है बेटा, कोई problem तो नहीं है? Yes, sir. चलिए, after this we have another allowance here that is called hostel expenditure allowance. Sir, what is hostel expenditure allowance? सर मतलब बच्चों को हॉस्टल में रहने का खर्चा. ओके, मतलब if I am sending my kids to hostel and I am getting an allowance from my company for that, so what is the maximum allowance? So the maximum allowance is again up to 300 bucks, 300 rupees. Again it is per month per child to a maximum of 2 children. All's well? जल्दी बताएं. Yes, sir. Right, similar thing, बस the amount 100 से becomes 300, है ना? 100 का amount becomes 300. So you can see here that hostel expense allowance given to me in the question here is 1000 per month for 3 children.
So you can see my actual allowance is how much? 1000 into 12. And what is my exempt allowance? 300 into 2 into 12. That means जो remaining amount है 4800 का वो मेरा taxable amount रहेगा. All's well, जल्दी बताएं. Yes. Right? Now here next another example I have taken here, that if an hostel expense is given to me up to 2050 per month per child for 3 children. So मेरा actual amount received कितना है sir? 250 into 12 into 3 for 3 children. But डिडक्शन कितना मिलेगा एग्जेम्पशन बेटा? केवल 250 का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? अप टू 250 है ना? इट इज अप टू 250 फॉर 12 months, मैक्सिमम ऑफ 2 children. दैट मीन्स दिस 3000 विल बी टैक्सेबल. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. नाउ अनदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर. बोलता है कि सर मुझे ना हॉस्टल एंड एजुकेशन मतलब फर्स्ट सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला दोनों कंबाइन कर कर मुझे मिला 500 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 1 चाइल्ड. दैट मीन्स मुझे कितना अमाउंट मिला है सर? 500 इंटू 12. दिस इज माई एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. सर व्हाट विल बी एग्जाम? 300 हॉस्टल का और 100 एजुकेशन का. तो 400 हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंटू 12, क्योंकि 1 चाइल्ड है तो इसीलिए इंटू 1 रहेगा. तो मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा? 1200 रहेगा. सर फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, हाँ तो हम इंटू 3 कर देते हैं यहाँ पे. कहाँ पे? तो हम यहाँ पे इंटू 3 कर देते, बस उधर ही करते ना. इधर यहाँ पे इंटू 3 कर देते और इधर इंटू 2 कर देते. तो सर जब 1 चाइल्ड होता है तो हम मिनिमम उतना ही रखते हैं बेटा 1 चाइल्ड में तो हमें जो पैसा मिलेगा वो एक बच्चे के लिए मिलेगा ना, और एग्जेम्पशन भी एक बच्चे के लिए मिलेगा. ठीक है. राइट? यस सर. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ये 2 एग्जाम्पशंस क्लियर है. पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन एंड हॉस्टल. यस सर. चलिए सर, coming to the fourth exemption, fourth allowance that talks about transport allowance. सर बोलता है exempt only 3200 per month for blind, handicapped and deaf dumb employees. तो बेसिकली अगर मेरे deaf dumb blind handicapped employees को ट्रैवलिंग करनी है उनके लिए 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है, और किसी एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. समझ आया? दैट मीन्स अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एंड आई एम ए नॉर्मल पर्सन, आई एम नॉट हैंडीकैप, तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझे मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा. राइट? रिमेंबर दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अंडर 115 BAC. तो अगर किसी को नॉर्मली इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर अलाउंस में किसी को डिडक्शन मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन 115 BAC में भी मिलेगा और नॉर्मल में भी मिलेगा. समझ आया? सर नॉर्मल में क्यों मिलेगा? बेटा क्योंकि अगर 115 BAC में मिल रहा है तो नॉर्मल में भी मिलेगा ही ना. उसमें तो स्पेसिफाइड ही नहीं है. बेटा उसमें तो स्पेसिफाइड है, BAC में हमने स्पेशल स्पेसिफिकेशन दिया है. हाँ सर 115 BAC में स्पेसिफाइड. हाँ तो हमने स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन किस में दी है? 115 में दिया है. बट नॉर्मल स्लैब रेट्स में तो दे रखा है ना कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 मिलेगा. तो बेसिकली इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड है ना, तो उसे कंपनी ने 5000 रुपीज़ पर मंथ का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया है ना, तो ही विल गेट एन एग्जेम्पशन ऑफ 3200 पर मंथ बेस्ड ऑन द डेटा. है ना? बट अगर वो ब्लाइंड नहीं है तो पूरा का पूरा 5000 टैक्सेबल होगा फॉर ईदर केसेस, चाहे वो 115 BAC में हो चाहे वो कवर्ड ना हो. क्लियर है? यस. ओके.
Coming to the fifth one, right? Allowance for employees working in transport business. Sir, what do you mean by transport business? Sir, airline में काम कर रहे हैं, right? I'm working in an airline, or say I'm working somewhere I'm working in an airline or working as a driver or for a bus, conductor for a bus, है ना? Just give me a second. Hello. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी, बताइए. अच्छा. अच्छा, ठीक है, वो अवेलेबल हो जाएगी. अभी करंटली अभी कोई नया बैच बना नहीं है, बिकॉज अभी जस्ट एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हुआ है ना. तो अभी कॉलेजेस अभी प्रैक्टिकली स्टार्ट हुए नहीं हैं फर्स्ट सेमेस्टर के. सो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड से उसका बैच बनेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. हाँ. तो आप किस टाइप का क्लासेस चाहिए? यू नीड पर्सनल क्लासेस और यू नीड टू बी इन द बैच और समथिंग? बेसिकली देखिए, बैच में मेरे पास अगर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में मेरे पास जैसे जो ग्रुप होता है वो 5 to 8 स्टूडेंट्स का रहता है, और उसमें मेरे पास 6000 का फ़ी रहता है फॉर द एंटायर बैच, मतलब फॉर द एंटायर कोर्स. हाँ, ठीक है ना. और अगर पर्सनल क्लासेस लेनी होती हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई टेक 2500 फॉर पर्सनल क्लासेस पर मंथ. उसमें 3 महीने का कोर्स होता है, तो ये उसका हो रहता है, वो 7500 में होता है. हाँ, फॉर 3 months. नहीं, उसमें अमाउंट तो वही रहेगा, मतलब 75, वो चाहे वो 3 months में पढ़े, चाहे वो 2 months में पढ़े, चाहे वो 1 month में पढ़े. तो वो पर्सनल क्लास का 7500 रहता है, और ग्रुप क्लासेस में लेना है तो 6000 रहता है. कौन से कॉलेज में रजिस्टर्ड है? अच्छा, ठीक है. हाँ, अगर इंडिविजुअल क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक से हम प्लान कर सकते हैं. हाँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ. हाँ जी. बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड मैं सारे बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम से रिलेटेड मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ फॉर ऑल सेमेस्टर्स है, फॉर ऑल 6 सेमेस्टर्स. हाँ, मैं 1 से 2 डेमो क्लासेस देता हूँ. तो मतलब वी कैन कनेक्ट नेक्स्ट वीक. तो आप एक बार चाहो तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार, हाय. तो मैं एक डेमो क्लास प्लान कर सकता हूँ, तो वी कैन कनेक्ट. हाँ, आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम. बट जो भी डेमो क्लास में दे पाऊँगा ना, वो मंडे के बाद ही दे पाऊँगा. हाँ, नेक्स्ट वीक ही दे पाऊँगा, क्योंकि करंटली मेरा जो करंट बैचेस है ना, 3rd सेमेस्टर के थोड़े चल रहे हैं, 3rd और 5th सेमेस्टर के. तो वो मेरे नेक्स्ट वीक तक थोड़े काम ख़त्म हो जाएंगे. नहीं, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाता. मैं एक्चुअली प्रोफेशनल्स की कोचिंग देता हूँ, CA CS CMA की. तो इनसाइड मैंने बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाना शुरू करा है. राइट, राइट. हाँ जी, हाँ जी. हेलो. हाँ, सॉरी, एक फ़ोन कॉल आ गया था. हाँ जी. यहाँ पर हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस.
सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि हमारे पायलट्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं फॉर बसेस, कंडक्टर्स। तो बेटा जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें दूसरी सिटी में रहना पड़ता है। तो जो दूसरी सिटी में रहना पड़ता है उसके लिए कंपनी उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को वो करते हैं, कॉम्पनसेट करते हैं, अलाउंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मनी मिल रहा, मतलब ये जो हमारे पास एग्जेम्पशन है, अगेन ये जो एग्जेम्पशन है ये कहता है सर लोअर ऑफ द टू ऑप्शंस हम सेलेक्ट करेंगे। वन इज़ 10,000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट, एंड सेकेंड आइटम बोलता है 70% ऑफ सच अलाउंस। तो बोलता है जो भी अलाउंस है, जो भी आपको मनी मिल रहा है एक्चुअली फ्रॉम द कंपनी, उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ, so that comes out to be around 1,20,000 for the whole year, right? तो 1,20,000 और 70% of the allowance for the whole year, जो भी इसमें से कम होगा वो हम बेसिकली एग्जेम्प्ट मान लेंगे। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताएं। पॉइंट नंबर 5, अलाउंस नंबर 5। Yes, sir. राइट, चलिए इससे रिलेटेड हम एक ये एग्जाम्पल है, लेट्स डू दैट। मेरा आपको बताया गया है कि पायलट ए है, उसे अलाउंस मिल रहा है ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हिज स्टे ऑन ड्यूटी। सो आप देख सकते हो मेरे पास में दो फिक्स्ड अमाउंट्स हैं। पहला जो मेरा एक्चुअल अलाउंस है उसका 70%, और दूसरा 10,000 इंटू 12। इन दोनों में से जो भी बेटा लोअर है, तो लोअर हमारा 70,000 है, दैट मीन्स मेरा सर इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्लियर, Yes, sir. राइट। अयान आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Yes, sir. चलिए इसके बाद में हमें कुछ और अलाउंसेस के बारे में बता रखा है। सर कुछ और ये अलाउंसेस जो हैं, बोलता है द फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट अप टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई और अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड विच एवर इज़ लोअर। सर मतलब मैंने जितना खर्चा किया रियलिटी में और जितना मुझे मिला, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने का एग्जेम्पशन हम दे देंगे, है ना। सर जैसे कि मैंने खर्चा किया 10,000 रुपये का और मुझे अलाउंस मिला 8,000 का, तो 8,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 0 रुपीज़ टैक्सेबल, है ना। सर अगर मेरे को अलाउंस मिला 10,000 का, लेकिन मैंने खर्चा किया केवल 8,000 का, तो आप देख सकते हो अगेन इनमें से लोअर कौन सा है, 8,000। सो दैट मीन्स 2,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताएं। सर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं पहला नाम कन्वेंस अलाउंस। सर ये कन्वेंस अलाउंस सुनकर आपके दिमाग में एक चीज़ और दिमाग में आ जानी चाहिए, 115 BAC में ये इंक्लूड है, राइट। सर ट्रैवलिंग अलाउंस 115 BAC में इंक्लूड है, रिमेंबर। देन डेली अलाउंस 115 BAC में इंक्लूड नहीं है। तो डेली अलाउंस कौन सा अलाउंस होता है, सर एम्प्लॉई जो बेसिकली अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से एब्सेंट होता है ना, उसकी जगह उसको कहीं और भेजा जाता है काम करने के लिए, तो वो बेसिकली डेली अलाउंस मिलता है उसे। फिर हेल्पर अलाउंस, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह मिल गया, है ना। सर रिसर्च अलाउंस, कोई रिसर्च करने के लिए मुझे अमाउंट मिला। यूनिफॉर्म ख़रीदनी पड़ी मुझे। सर स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, कोई हिली एरियाज़ में मुझे रहने के लिए गया तो मुझे स्पेशल कॉम्पनसेशन मिल रहा है। सर किसी बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया या डिस्टर्ब्ड एरिया में मुझे रहने के लिए भेजा जा रहा है, वो भी मुझे अलाउंस मिलेगा। सर ट्राइबल एरिया में रहने के लिए भेज रहे हैं तो भी मुझे अलाउंस मिलेगा। एंड कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, मतलब कहीं पे अगर कोई फील्ड एरिया में है तो अप टू 2600 का मुझे यहाँ पे रिडक्शन मिल जाता है। जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑल थ्योरी, नथिंग मच, इसमें यहाँ तक मेजरली थ्योरी है, कोई ज़्यादा इसमें खास चीज़ें हैं नहीं। जल्दी बता दें, यहाँ तक क्लियर है, ऑल्स वेल। Yes. हाँ जी, रिद्धि मेहर, आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
चलिए प्लीज़ एक बार क्विकली अपनी बुक्स पे आ जाइए. पेज नंबर 57, इलास्ट्रेशन 4.10. पेज नंबर 57, इलास्ट्रेशन 4.10. Okay. Yes. Can you read through the illustration? बताइए जल्दी से. बेसिक सैलरी गिवन है, डीए गिवन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन है, एचआरए गिवन है, एक्चुअल रेंट पेड हाउस इन दिल्ली, education allowance for 3 children, it's given to you 200 per child. Transport allowance commuting from office to back to home 1400 per, he spends 1400 per month, but you get 2400 as an allowance. Medical allowance, he spends 5000 for his medical treatment, allowance he gets 1000 per month. लंच अलाउंस मिला उसे 200 पर मंथ और वो 2000 रुपीज़ लंच के लिए ऑफिस में स्पेंड करता है. आपको बताना है सैलरी टू बी टैक्स्ड अंडर 115 BAC और नॉट. कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग नाउ? तो हम वैसे ही 2 कॉलम्स बनाएंगे. कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, अगेन यहाँ पे वही 2 कॉलम्स बनेंगे. 115 BAC, 115 BA, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, राइट? यस. रिद्धि बताइए पहला आइटम क्या आना चाहिए? सो बेसिक सैलरी. ओके, कितना आएगा वो? 15,000. हाँ, 15,000 per month. 15,000 into 12, राइट? Yes sir. 180. दोनों में आ जाएगा? हाँ जी. दोनों में आ जाएगा ना? Yes sir. ओके, नेक्स्ट. Sir DA. डीए. ओके, क्या आएगा वो? कितना आएगा? Sir 6,000. 6000 into 12 into 60% भी करेंगे? सर अभी तो नहीं. अभी नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पर तो पूरा पूरा आएगा, है ना? Yes sir. चलिए, कितना अमाउंट आ गया? 72,000. ओके, मेहर नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट वुड बी एंटरटेनमेंट अलाउंस. कितना आएगा? Sir, I don't have the book with me. I'm just copying what you're writing. अच्छा, 500 into 12, so that would be 6,000. So 6,000 will be taxable under both the heads, right? वो दोनों ही कॉलम्स में taxable होगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? एजुकेशन अलाउंस. हमें वैसे दे रखा है, वैसे तो हमें दे रखा है एचआरए, लेकिन पहले हम छोटे छोटे अलाउंस निपटाते हैं. तो पहले एजुकेशन अलाउंस निपटाते हैं बेटा. व्हाट इज़ द एक्चुअल गिवन टू यू? व्हाट इज़ द एक्चुअल गिवन टू यू? 200 into 12 into 3, है ना? उसमें से एग्जेम्प्टेड माइनस कर देंगे, है ना? सो 200 into 12 into 3. सर यहाँ पे तो पूरा का पूरा 7200 आ जाएगा इफ ही ऑप्टेड, है ना? बट यहाँ पर हम डिडक्शन भी माइनस कर, एग्जेम्पशन भी माइनस कर देंगे. 200 into 12 into 2, दैट इज़ 2400. हम इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस कर देंगे. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दें यहाँ तक. यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No sir. सर नेक्स्ट मूविंग टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस. सो यू नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस केवल ब्लाइंड को मिलता है.
ब्लाइंड हैंडीकैप वगैरह को मिलता है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं ना बेटा। सो जो हमारा 2400 इंटू 12 है तो पूरा का पूरा दोनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 28,800। इन बोथ द केसेस इट विल बिकम टैक्सेबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम जल्दी बताएं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लियर है, राइट इसके बाद मेडिकल अलाउंस के बारे में बताइए। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, इफ यू रिमेंबर। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, इफ यू रिमेंबर, राइट। मेडिकल अलाउंस कितना है सर? 1000 इंटू 12 आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड दोनों के केसेस में ये फुल्ली टैक्सेबल है, फिर रिमेंबर ये फुल्ली टैक्सेबल की लिस्ट में है। राइट नेक्स्ट देखेंगे लंच अलाउंस। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? लंच अलाउंस। बेटा लंच अलाउंस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल, इफ यू रिमेंबर। lunch allowance is also fully taxable, so that's going to be 200 into 12, that's going to be 2400, again taxable in both the cases। जल्दी बता दें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. नेक्स्ट आपसे पूछता है HRA। सर HRA यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड है ना सर। एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड दैट इज 6000 per month, 6000 into 12, that's 72,000। Sir, if you have opted for 115 BAC, so there will be no exemption. But you have not opted for B1 115 BAC, you will get an exemption here, जिसके बारे में हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। सर एक्चुअल है 72,000। सर रेंट माइनस 10% कितना हो जाएगा? सर 7,000 इंटू 12 माइनस सैलरी कितनी है? सर सैलरी हो जाएगी 1,80,000 और आपको 60% दे रखा है, 72,000 का 60% प्लस 1,80,000, तो 2,23,200 है ना। तो 222320 और यहाँ पर हम कर लेंगे सैलरी, यहाँ पर हम कर लेंगे सैलरी का 50% क्योंकि दिल्ली में है। यू कैन सी इसमें ये वाला अमाउंट ही सबसे लोएस्ट होने वाला है, दैट इज 7,000 इंटू 12 माइनस 22,320, दैट इज गोइंग टू बी 61,680। तो मेरा एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना हो गया? 61,680। जल्दी बता दें, क्या कोई आइटम रह गया हमारा यहाँ पे पुट होने से? Sir, I have a question. या If the question doesn't mentions where the person is staying, then what do we assume? see, if the question doesn't, usually the question will always state, there will not be, there is no not even a single question जहाँ पे प्लेस मेंशन नहीं है, लेकिन तब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप एज्यूम करोगे 40% वाला कैटेगरी। Alright. चलिए यहाँ पर हम हमारा ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं, प्लीज़ निकाल लीजिए जल्दी से। मुझे बताइए ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है? सर 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 6,000 7,200 28,800 2,400 72,000, दैट्स 3,68,400। बेटा हमसे क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी नहीं मांगा है ना, कुछ है क्या? क्या मैंने ऐड नहीं किया गया, इसका आंसर कुछ अलग क्यों आ रहा है? 180 72 6 7200 28,800 12 2,400 एंड 72,000। मैंने कुछ गड़बड़ करा था। 180 72 6 7200 28,800 12,000 2,400
72,000 या मैंने कुछ गड़बड़ किया 3,80,400 मैं शायद 12,000 ऐड करना भूल गया ओके जल्दी बताएं यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या है ग्रॉस सैलरी क्लियर है बेटा बेटा आपसे क्वेश्चन में इनकम अंडर द हेड सैलरी पूछा था आपसे टैक्सेबल सैलरी पूछा था ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा था ओके आपसे टैक्सेबल सैलरी पूछा था तो बेटा जब भी आपसे कभी टैक्सेबल सैलरी पूछता है तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट देयर इज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 देयर इज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 which will not be available to a 115 BAC वाला पर्सन है ना वो 115 BAC वाले पर्सन को नहीं मिलेगा ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जल्दी बता दें यहाँ तक ऑल वेल हाँ जी जल्दी बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम So, but our gross salary is the sum of the opted values, no? सॉरी So the gross salary that we calculate, वो हमारा sum है अभी opted for ये अभी ऑप्टेड वाले का निकाला हमने नॉट ऑप्टेड वाले का निकालेंगे तो the standard deduction is not from the opted वाला amount. नहीं उसमें हमें जो ऑप्टेड फॉर 115 BAC है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे देखो 50,000 माइनस नहीं किया ओके Sir, not opted का final answer is 389,680, I think. 38 389,680. नहीं कुछ गड़बड़ करा ये माइनस कर दिए थे ना जो हम कर रहे थे अब कर दिया सर. I think कुछ मिस कर दिया होगा. हाँ देखो थ्री 16320 आ रहा है मेरा It's 316,320 minus 50,000 which will come out to be 266,320 right I hope कोई प्रॉब्लम नहीं है I hope कोई प्रॉब्लम नहीं है right all's well सर आपने कितना बोला 316,320 minus 50,000 266,320 है ना सर पता नहीं क्या ही आ रहा है उल्टा पुल्टा बेटा एक बार कैलकुलेटर पे फिर से चेक करो आप फोन वाले कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व कर रहे नहीं सर नॉर्मल कैलकुलेटर एक बार फिर से रीचेक करो कोई बात नहीं अयान आई होप इट्स क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं है Yes, that's true. सर I'll check it later. या चलो आई होप यहाँ तक क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज अलाउंसेस वी आर डन टुडे ओके इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परक्विजिट्स एंड कल हम सबसे इम्पॉर्टेंट परक्विजिट सॉल्व करने वाले हैं समझने वाले हैं दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन RFA आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट आई होप यहाँ तक क्लियर है प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ तक हमने जो किया है उसे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो ठीक है राइट बिकॉज अब इन द अपकमिंग वीक हम थोड़ा थोड़ा अब जो हमारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेटा बढ़ने वाले हैं बिकॉज जब हम परक्विजिट्स स्टडी करेंगे तब परक्विजिट्स के क्वेश्चंस में अलाउंसेस भी आएंगे है ना सो दे आर गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस इन अ कंबाइंड वे तो अब आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए और क्वेश्चंस में वेरिएशंस आते जाएंगे ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा आई होप आई एम क्लियर राइट सो टुमारो वील स्टार्ट विद परक्विजिट्स
and most probably within this week we'll be able to end up this chapter. So I guess by 11th we'll be able to finish 11th या 12th तक I'll guess I'll be able to finish this chapter, right? अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोगों का इनकम टैक्स का पेपर कौन सी डेट को पड़ रहा है? So income tax is on the 28th. 28th December. And when are your papers starting? So they start on the 22nd for me at least. 22nd. Okay. So mine starts on 20th. हाँ, मतलब somewhere around 20th. Okay. So we have got December का भी half month ना. चलो, that is a good relief for me. ठीक है. चलिए, ठीक है, not a problem.